दोस्तों हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर की बात हो और मुगल एम्पायर का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुगल एम्पायर हिंदुस्तान के वो एम्पायर थे जिसने हिंदुस्तान पे 2 सदी तक राज किए थे। इस एम्पायर की स्थापना ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। इस एम्पायर ने हिंदुस्तान को एक ऐसा भाग्यशाली रूलर दिया जिसकी पूरी जिंदगी भागदौड़ में ही गुजरी है। एक ऐसा मुगल सम्राट जो कि बाबर का बेटा था और उसी को एक बाबर के शक्तिशाली सेनापति शेर शाह सूरी ने हराया। भले ही हुमायूं की पूरी जिंदगी भागदौड़ में ही गुजरी है, लेकिन उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे इतिहास के पन्नों ने द ग्रेट अकबर का नाम दिया है, जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान पे अपना दबदबा जमा के रखा था, जिसने गोंडावाना, राजपूताना और हल्दी घाटी के युद्ध को लड़े थे। मुगल कालीन इतिहास के सबसे ताकतवर राजपूत महाराणा प्रताप, जिनको हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हराया था। उसके बाद जहांगीर हिंदुस्तान के मुगल राजगद्दी पर बैठे, जिसने हिंदुस्तान पे सबसे पहले अस्पताल बनाए। औरतों और रविवार की छुट्टी की शुरुआत जहांगीर ने ही किया था, जो कि जहांगीर के पिता अकबर का जन्मदिन था और ये संडे की छुट्टी तब से अब तक चली आ रही है। उसके बाद शहजादे खुर्रम, जिसने पूरी दुनिया के 7 अजूबों में हिंदुस्तान को एक अजूबा दिया। हिंदुस्तान की सबसे महंगी इमारत ताजमहल को शाहजहां ने ही बनाया। मैं आपको बता दूं, ताजमहल 12 सालों में 20,000 मजदूरों के जरिए बना। हैरत की बात है, 1963 ईस्वी में सुरेश चंद्र जोशी ने ताजमहल की लागत 6 करोड़ तक का बताया है। आप लोग ध्यान दो, मैं 2000 की नहीं 1963 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर के छठे और आखिरी हुक्मरान मुइज़ुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। देखो, हिंदुस्तान के मुगल एम्पायर में मुगल बादशाहों में अगर कोई कट्टर बादशाह था तो वो औरंगजेब ही था। औरंगजेब के बारे में इतिहास के पन्नों में बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी बातें भी बताई है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि औरंगजेब अच्छा था या बुरा था, क्योंकि जो जैसा करे वो वैसा ही भरे। देखो, मुगल कालीन बादशाहों में और एक बादशाह का नाम मिलता है जिसका नाम बहादुर शाह जफर है। कुछ लेखककारों ने इसे मुगल बादशाह का नाम दिया है और कुछ लेखाकार लिखते हैं ये मुगल के वंशज थे, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब अंग्रेजों ने अपना राज हिंदुस्तान पे जमाना शुरू कर दिया। इसलिए बहादुर शाह जफर एक बादशाह तो थे, लेकिन तब तक अंग्रेजों की राज आ चुकी थी। इतिहास के पन्नों में यहाँ तक आता है कि बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के बेटे को गोली मार दिया था। और मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत बहादुर शाह जफर ने ही किया था। खैर, आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहो, इन सब के बारे में जानेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। देखो, ये बात तो हर कोई जानता है कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मुगल स्थापक बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दोस्तों, उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और उनकी माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 8 भाई बहन थे, जिनमें वो 3 भाई और 5 बहनें थे। तीनों लड़कों के नाम बाबर, जहांगीर और नासिर थे और लड़कियों के नाम खानजादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान तथा रकिया बेगम सुल्तान थी। आपको मैं बता दूं कि बाबर कितने बहादुर होने का कारण ये है कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर की माता मंगोल शासक यूनुस खां की बेटी थी, इसीलिए बाबर के अंदर वो बहादुरी पाई गई थी, क्योंकि बाबर के शरीर में तुर्क और मंगोल का रक्त बह रहा था। दोस्तों, 8 जून 1494 को जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई थी, तब बाबर को सिर्फ 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बना दिया था। मैं आपको दोबारा बता दूं कि बाबर का जन्म फरगना में हुआ था और 11 साल की उम्र में बाबर फरगना का शासक बन गया था। बाबर को अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद पर जीत हासिल करके समरकंद के सिंहासन पर बैठने की अत्यधिक इच्छा थी। बाबर ने अपनी इच्छा पूरी तो कर ली, लेकिन बाबर को सिर्फ 100 दिन बाद समरकंद से भागना पड़ा, क्योंकि 1501 ईस्वी में सैवानी खां ने उसे युद्ध में हरा दिया था। अब बाबर को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी और फिर 1504 ईस्वी में वो काबुल का शासक बना। मैंने आपको बताया था कि 1501 ईस्वी में सैवानी खां ने उसे हराकर समरकंद से भगा दिया। बाबर ने अपनी शक्तिशाली सेनाओं की वजह से 1510 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद पर हमला किया। सेनाओं की बहादुरी से बाबर ने समरकंद पर जीत हासिल किया और अब बाबर के तरह सैवानी खां को समरकंद से भागना पड़ा। लेकिन फिर उसी साल यानी 1510 ईस्वी को उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खां ने समरकंद जीत लिया। अब फिर से बाबर को दोबारा बेघर होना पड़ा। इसी बीच पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। दौलत खां और आलम खां को लगा था कि बाबर आक्रमण करके और भारत पे लूटपाट करके वापस चला जाएगा और बाबर जिस इलाका को जीत लेगा वो इलाका हमारा हो जाएगा। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि बाबर हिंदुस्तान पे लूटपाट करने नहीं,
एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य स्थापित करने आया है। ये बात थी 16 मार्च 1527 ईस्वी की, जब बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाता रहा। बाबर ने जब राजपूतों को हराया तब उसका ध्यान बंगाल और बिहार के शक्तिशाली अफगानों पर थी। बाबर ने आगे बढ़कर बंगाल के शासक नुसरत शाह तथा मोहम्मद लोदी को घाघरा के युद्ध में हरा दिया। जब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई हुई तब बाबर ने अंतिम लोदी सम्राट इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद खां लोदी को भी हराया। अब वो तारीख थी जब बाबर की अंतिम सांसें चल रही थी। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा, तुम अपने भाइयों के साथ युद्ध न करना और अपने साम्राज्य के हिस्से अपने भाइयों को भी चलाने देना। 25 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो गया। अब आए दूसरे मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल। बाबर के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं मुगल सम्राट बना। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। 29 दिसंबर 1530 ये वो तारीख थी जब हुमायूं को 23 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठाया गया। हुमायूं के छोटे भाई कामरान को बाबर ने काबुल और कंधार दिए थे। हुमायूं ने कामरान से छोटे भाई अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर प्रदान की। 25 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं का हराकर शाह की उपाधि धारण की और इसी तरह शेर खां शेर शाह कहलाया। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हारने के कारण अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती की मदद ली और निजाम ने हुमायूं को गंगा पार करवाकर हुमायूं की जान बचाई। कहा जाता है कि जब निजाम ने हुमायूं की जान बचाई तब हुमायूं ने उस भिश्ती को एक दिन के लिए राजा बना दिया और भिश्ती ने एक दिन के राजकाल में चमड़े के सिक्के भी जारी कर दिए थे। 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम के युद्ध में मुगल साम्राज्य का खात्मा करके अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी ने इस युद्ध में भी हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को पहले की तरह इस बार भी शेर शाह सूरी से जान बचाकर भागना पड़ा। 29 मई 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बेगम से विवाह किया। भागते समय हुमायूं को सिंध में अमरकोट के राणा विरसाल ने शरण दी। हुमायूं अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर सिंध जीतने के लिए जा रहा था। इसी समय 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। तब तर्दी बेग ने यह खुशखबरी जाकर हुमायूं को सुनाया, क्योंकि हुमायूं सिंध को जीतने के लिए चला गया था। हुमायूं के पास अपने साथियों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक तस्तरी में कस्तूरी के टुकड़े अपने साथियों को बांटते हुए कहा, मैं अपने बेटे अकबर के जन्म पर केवल यही भेंट मैं आप सबको दे सकता हूँ। हुमायूं ने कहा, मैं आशा करता हूँ जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है उसी तरह मेरे पुत्र अकबर का सौरभ भी किसी दिन पूरे संसार में फैल जाएगा। लगता है इस समय हुमायूं की जुबान पर सच्चाई निकल रही थी, क्योंकि जिस तरह हुमायूं ने अकबर के बारे में कहा अकबर ने ठीक उसी तरह करके दिखाया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने फिर से दिल्ली की सल्तनत हासिल कर ली और 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से उसे चोट लगी और 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है। यह उसका भाग्य ही था कि 15 साल बाद उसने अपने राज्य को पुण्य प्राप्त कर लिया। ये हुमायूं की किस्मत ही थी कि उसे अकबर द ग्रेट जैसा पुत्र प्राप्त हुआ और यह उसका किस्मत ही था कि उसने हारा हुआ राज्य 15 साल बाद फिर से वापस ले लिया। अब हम आते हैं द ग्रेट अकबर के बारे में। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तब ये बात अकबर तक पहुंची और 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया। इस समय अकबर की आयु सिर्फ 14 वर्ष की थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को बैरम खां ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू को हराया। अकबर ने 1564 ईस्वी में गोंडावाना मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। 1561 ईस्वी में मालवा में संगीत प्रेमी बाज बहादुर को हराया था। अकबर ने राजपूतों पर भी विजय प्राप्त किया। अकबर ने राजपूतों की शक्ति को पहचानकर उसे अपनी ओर खींचने लगा। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में मुगलों ने अधिकार कर लिया। 1572 ईस्वी में राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को हराकर हल्दी घाटी के युद्ध में अपना मुगलिया सल्तनत का झंडा फहराया और 1597 ईस्वी में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त किए। अकबर ने जब गुजरात को जीता तब उसके बाद फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल और कंधार पर भी विजय प्राप्त किए और 1556 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त किए। 1600 ईस्वी में अकबर ने अहमदनगर पर भी विजय प्राप्त किए और 1601 ईस्वी में खानदेश का नाम अकबर ने धनदेश रखा। इसी तरह अकबर ने मुगल साम्राज्य को बहुत दूर तक पहुंचाया। अकबर ने हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। अकबर ने लगभग 50 साल तक राज्य करने के बाद 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। अब हम चर्चा करेंगे जहांगीर के राजकाल पर। जहांगीर का पूरा नाम सलीम जहांगीर था। जहांगीर की पैदाइश 30 अगस्त 1569 में हुई थी। अकबर अनपढ़ होने के कारण उसने अपने बेटे जहांगीर को बहुत पढ़ाया। 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से जहांगीर का विवाह हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जहांगीर सुल्तान बना। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने मेवाड़ के राजा अमर सिंह पर विजय प्राप्त किया। खैर जहांगीर के राजकाल में कुछ ऐसी भी महान चीजें नहीं थी जो मैं आपको बता सकूं। 1627
1928 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में दफनाया गया। अब आइए हम शाहजहां के मुगल काल पर चर्चा करेंगे। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1628 से 31 ईस्वी में शाहजहां ने खान जहां लोदी के विद्रोह का दमन किया। 1631 से 32 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराया। मीर जुमला जब गोलकुंडा का वजीर बना तब उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दिया। 1636 ईस्वी में संधि द्वारा गोलकुंडा और बीजापुर मुगल कालीन में आ गया। शाहजहां ने कंधार पर विजय प्राप्त किया, लेकिन वो उसके हाथ से निकल गया। 6 सितंबर 1657 ईस्वी में वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाहजहां ने अप्रैल 1612 ईस्वी में आसिफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो से विवाह किया। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में मुमताज की मृत्यु हो गई। अब आते हैं मुगल काल के छठे हुक्मरान औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था और उसका विवाह 18 मई 1637 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम से हुआ। औरंगजेब ने 22 सितंबर 1686 ईस्वी को बीजापुर और 2 अक्टूबर 1687 ईस्वी को गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। देखो, औरंगजेब के बारे में बहुत सारे लेखाकारों ने अलग अलग बातें लिखी है, इसलिए हम औरंगजेब के बारे में बात ना करें तो यही अच्छा है। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई और दौलताबाद में उसे दफनाया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल काल खत्म होने लगा और आहिस्ते आहिस्ते मुगल काल पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद से जो मुगल बादशाह बने उनमें उतनी हिम्मत ना थी कि वो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सके और तब तक अंग्रेजों की भी राज आ चुकी थी और इसी तरह मुगल काल का खात्मा होकर अंग्रेजों की राज शुरू हो गया। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये पूरे फ्री होते हैं, लेकिन मेरे मोटिवेट के लिए इतना ही काफी है।